बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर जो कि है सॉल्विंग ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो सेकंड चैप्टर जो है इसका जो फर्स्ट टॉपिक जो है वो है बायोलॉजिकल मेथड। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट बायोलॉजिकल मेथड कि व्हाट इज बायोलॉजिकल मेथड, हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज साइंस, और इसके अलावा हमें यह भी पता होना चाहिए कि साइंटिफिक मेथड क्या है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूं कि ये जो वर्ड साइंस है ये एक लैटिन वर्ड साइंटिया इससे डिराइव है। कौन सा लफ्ज़ है? लैटिन वर्ड है साइंटिया, जिसके मानी है नॉलेज। तो ये जो वर्ड साइंस है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन नॉलेज। तो अगर हम इसकी डिफिनीशन को देखें, साइंस की डिफिनीशन को, तो ओवरऑल साइंस की डिफिनीशन ये है कि द सिस्टमैटिक नॉलेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। क्या है साइंस की तारीफ? द सिस्टमैटिक नॉलेज based on observation and experiment। यानी एक साइंस जो है ऐसा इल्म है जो हम तजर्बात और मुशाहिदात से जो हम हासिल करते हैं उसको क्या कहते हैं? साइंस। यानी ऐसा नॉलेज जो हमें तजर्बात और मुशाहिदात से हासिल होता है। इसके अलावा यानी जो फिजिकल अर्थ है, ये हमारी जो यूनिवर्स है, इसका भी जो नॉलेज है वो क्या है? सिस्टमैटिक नॉलेज क्या है? वो साइंस है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो साइंस की डिफिनीशन और क्या है? साइंस जो है क्योंकि ये एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी है अबाउट समथिंग। क्या है? सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी अबाउट समथिंग। तो ये क्या है? साइंस है। यानी द नॉलेज विच ऑब्टेन थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, दैट इज कॉल्ड साइंस। अब साइंटिफिक मेथड क्या है ये हम देखते हैं, क्योंकि ये सारे का सारा जो है ये साइंटिफिक मेथड और बायोलॉजिकल मेथड से रिलेटेड है। सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो ये कैसे? तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज साइंटिफिक मेथड। तो मैं यहां पर लिखता हूं साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड की डिफिनीशन क्या है मैं आपको बताता हूं। साइंटिफिक मेथड की डिफिनीशन ये है कि scientific method, in order to resolve a specific, the scientists use a certain method which is known as scientific method। कोई भी जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट जो मेथड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। तो अगर इसी से हम देखें बायोलॉजिकल मेथड क्या है, तो बायोलॉजिस्ट यूज to resolve, biologists use a method to resolve a biological method, biological problem is called biological method। यानी बायोलॉजिकल मेथड क्या है? बायोलॉजिस्ट जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है उसको रिजॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। ये एक पूरा बाकायदा एक तरीकाकार है, इसके बाकायदा स्टेप्स हैं। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जो बायोलॉजिस्ट जो है वो यूज करते हैं। किसके लिए? एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को
सॉल्व करने के लिए जो बायोलॉजिस्ट जो मेथड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड, और उसके सर्टेन स्टेप्स हैं मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट स्टेप जो बायोलॉजिकल मेथड का है वो है रिकॉग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये पहला स्टेप है इसका। अच्छा, इसके बाद दूसरा स्टेप जो होता है, दूसरा स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन, और तीसरा जो होता है वो होता है हाइपोथेसिस, और चौथा जो है वो होता है डिडक्शन, पांचवा जो होता है वो होता है एक्सपेरिमेंट, और छठा जो होता है वो होता है कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। तो ये जो 6 स्टेप्स हैं ये बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स हैं जिन के जरिए जो है एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले रिकॉग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। पहले स्टेप को हम देखते हैं वन बाय वन करके, इन सब स्टेप्स को देखते हैं। तो पहला स्टेप है हमारा रिकॉग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो इस स्टेप में जो है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये एक क्वेश्चन से अराइज होते हैं, यानी जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसके मुताल्लिक एक क्वेश्चन अराइज किया जाता है। क्वेश्चन जो है अराइज किया जाता है किसका मतलब, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के मुताल्लिक जो है एक क्वेश्चन को उठाया जाता है कि फॉर एग्जांपल मलेरिया के बारे में अगर हम देखें, मलेरिया एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो इसका जो है अगर इसके मुताल्लिक एक क्वेश्चन राइट, व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए ये सारे स्टेप इस्तेमाल होंगे, क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मसला क्या है, किस वजह से आपको मलेरिया हो रहा है। इसी तरह आजकल जो है ये कोरोना हुआ है, तो कोरोना के हवाले से अगर जो क्वेश्चन राइज हुआ तो व्हाट इज द कॉज ऑफ कोरोना, किस वजह से कोरोना हो रहा है, तो इसकी क्या वजूहात है। तो सबसे पहले जो है इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के मुतालिक जब क्वेश्चन राइज होगा, कैंसर है फॉर एग्जांपल, व्हाट आर द रिस्क ऑफ कैंसर, तो ये एक क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है रिकॉग्निशन ऑफ ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी एक क्वेश्चन अराइज किया जाते हैं अबाउट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, यानी जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो है उसके मतलब एक क्वेश्चन को फॉर्मुलेट किया जाता है, यानी फॉर्मुलेट अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है अराइज किया जाता है अबाउट द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो इसके बाद जो दूसरा स्टेप है हमारा वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है मुशाहिदात, यानी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसके बैकग्राउंड में जाएंगे, उसके मुताबिक जो प्रीवियस डेटा है उसको यानी स्टडी करेंगे। यानी एक मसला जो है फॉर एग्जांपल जो मलेरिया है या कोई और मसला है, तो उसके बैकग्राउंड में जाएंगे, उसकी हिस्ट्री को देखेंगे, आया इस पर पहले क्या क्या जो है ऑब्जर्वेशन हो चुकी है, क्या क्या मुशाहिदात इस पर हो चुके हैं। तो इसके अलावा जो है ऑब्जर्वेशन जो है बायोलॉजिस्ट खुद भी करते हैं। वो कैसे करते हैं, जो उनकी सेंस ऑर्गन होते हैं, फॉर एग्जांपल विजन के जरिए, इसी के अलावा स्मेल, टेस्ट, और इसी तरह जो हियरिंग, और इसी तरह टच, यानी जो आपके हवा से हमसा है, जो आपके 5 सेंस ऑर्गन है, इनके जरिए जो है क्या की जाती है, ऑब्जर्वेशन की जाती है। और यानी जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसके मुताल्लिक है ऑब्जर्वेशन की जाती है। इसके अलावा जो प्रीवियस उस पर स्टडी हो चुकी है, प्रीवियस उस पर रिसर्च हो चुकी है, उसको स्टडी किया जाता है। मौजूदा जो है एक बायोलॉजिस्ट जो है उस पर जो जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनको मलूज़ खातिर रखता है। तो ये सारी चीजें जो है अपने ऑब्जर्वेशन को देखते हैं, तो वी एंड देख कर वो करता है, सुन कर करता है, स्मेल के जरिए करता है, टेस्ट के जरिए करता है, सुन कर करता है, या उसको टच करके छू कर। तो ये सारे जो है आपके इनकी वजह से ऑब्जर्वेशन कराई जाती है। मुशाहिदात जो है आपके हवा से हमसा के जरिए जो है उनको नोट किया जाता है। तो इसके अलावा जो आपके ऑब्जर्वेशन है, प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस पर जो स्टडी हो चुकी है, जो आपका बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो उस जो है ऑब्जर्वेशन आर मेड ऑन प्रीवियस नॉलेज आल्सो। इसके अलावा
ऑब्जर्वेशन जो है ये दो किस्म की है, एक जो है क्वालिटेटिव और दूसरी है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन की जाती है। फॉर एग्जांपल मैं एक आपको बात बताऊं कि हमारे सामने एक ब्रासिका जो है उसका प्लांट है, तो मैं उसकी क्वालिटेटिव जो है सलाह दूंगा कि ये जो है एक हर्ब है, इसके अलावा इसके ग्रीन लीव्स हैं, इसके येलो जो है उसके फ्लावर हैं, और उसकी जो है लीफ इसके इस तरह हैं, और उसकी फ्लावर की अरेंजमेंट ऐसे है, तो फ्लावर का कलर कैसा है, लीफ का कलर कैसा है, तो ये चीजें जब मैं उसकी बयान करूंगा तो ये मैं उसकी क्वालिटेटिव जो है वो यही ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा अगर मैं बताऊं आपको कि उसका फ्लावर जो है उसके ऐसे जो है 4 पैटर्न्स हैं, उसकी लेंथ इतनी है, हाइट इतनी है प्लांट की, उसके साथ कितने 5 4, जब मैं आपको नंबर बताऊंगा तो वो क्या है उसकी क्वांटिटेटिव उसकी मैं डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ। तो जो क्वांटिटेटिव जो ऑब्जर्वेशन होती है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि उनको मेजर किया जा सकता है, वो एक्यूरेट होती है। तो ऑब्जर्वेशन जो है ये दो किस्म की होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, और क्वांटिटेटिव जो है ये क्योंकि मेजर की जा सकती हैं, गिनी जा सकती हैं, तो ये ज्यादा ऑथेंटिक है, ज्यादा एक्यूरेट है। तो इसके अलावा जब ऑब्जर्वेशन हो जाती है तो ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर आगे फिर तीसरा जो स्टेप है उसको कहते हैं हाइपोथेसिस, मफरूजा, एक फर्जी जवाब जो है वो यानी साइंटिस्ट जो है खुद ही जो है अपनी जाती मुशाहिदात की बुनियाद पर, प्रीवियस नॉलेज की बुनियाद पर जो है एक फर्जी जवाब जो है वो गलत भी हो सकता है, यानी एक प्रपोज्ड आंसर होता है, वो जरूरी नहीं कि वो आगे जाकर ठीक हो, जरूरी नहीं कि वो गलत हो, लेकिन एक फर्जी जवाब होता है, वो साइंटिस्ट जो है उस पर यानी उस पर एक फर्जी जवाब जो है वो अपनी साबिका मुशाहिदात की बुनियाद पर जो है एक फर्जी जवाब जो है वो आपको बता देते हैं कि इसका ये हो सकता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम आगे पढ़ेंगे मलेरिया के हवाले से, जब हम मलेरिया की डिजीज को पढ़ेंगे कैसे जो है ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, कैसे वो बायोलॉजिस्टों ने उसको हल किए, तो उसके मतलब अगर उन्होंने देखा जाए तो उन्होंने हाइपोथेसिस में बता दिया कि प्लाज्मोडियम मार्कर्स ऑफ मलेरिया। अब ये बात जो है ये टेस्टेबल है, इसको टेस्ट किया जा सकता है, इस एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर इसको परखा जा सकता है आया ये गलत है या सही है, और ये गलत भी हो सकती है, ये सही भी हो सकती है। तो उसकी बुनियाद पर जो है वो साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक हाइपोथेसिस जो है फर्जी जो है उसका जवाब जो है खुद ही ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जो उनकी ऑब्जर्वेशन होती है उसकी बुनियाद पर एक फर्जी जवाब जो है वो साइंटिस्ट जो है बायोलॉजिस्ट जो है वो प्रपोज आंसर होते हैं, वो एक बता देते हैं कि इसकी ये वजह, और उसको फिर आगे किसकी एक्सपेरिमेंट की यानी कसौटी पर उसको परखा जाता है आया ये ठीक है या गलत है। तो एक अच्छा जो हाइपोथेसिस है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन कौन सी है। पहली बात तो ये है कि ये एक हाइपोथेसिस जो कि मैंने पहले भी बता दिया कि ये पहला पॉइंट है कि इसको किस बुनियाद पर हाइपोथेसिस कायम किया जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो आपकी जो मुशाहिदात होती हैं। दूसरी उसकी क्वालिटी ये है कि ये एक प्रपोज स्टेटमेंट होती है टू द आंसर टू द प्रॉब्लम, यानी वो जो प्रॉब्लम होती है उसका एक प्रपोज्ड आंसर होता है, फर्जी जवाब होता है, ये गलत भी हो सकते हैं ठीक भी हो सकते हैं। और तीसरी उसकी ये क्वालिटी है कि एक प्रपोज्ड आंसर है, दूसरी प्रपोज्ड आंसर है ये, और तीसरी इसकी ये क्वालिटी है कि ये टेस्टेबल होते हैं, यानी इसको आपने एक्सपेरिमेंट के जरिए टेस्ट करना है आए ये ठीक है या गलत है। और चौथी क्वालिटी इसकी ये होनी चाहिए कि देयर इज ऑलवेज अ वे टू डिस्प्रूव द हाइपोथेसिस आफ्टर एक्सपेरिमेंट, के यानी आप एक्सपेरिमेंट के बाद ये भी हो सकता है कि आया अगर वो उसके हक में आंसर नहीं आ रहा है जो हाइपोथेसिस, तो उसको रिजेक्ट किया जा सकता है आफ्टर एक्सपेरिमेंट, यानी एक्सपेरिमेंट के जरिए अगर वो जो आपने मफरूजा जो कायम किया है जो पॉसिबल आंसर था उसके हक में जो आपके एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट नहीं है तो क्या किया जाएगा, उसको रिजेक्ट किया जाएगा। ये एक प्रपोज्ड आंसर था। तो ये जो एक अच्छे मफरूजे की ये खासियत है। इसके अलावा जो अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो डिडक्शन है, रीजनिंग डिडक्शन, यानी उसके मुतल्लिक कियास राई, जो आपने हाइपोथेसिस कायम किया है उसके मुतल्लिक कियास राइयां, और ये डिडक्शन जो है ये इस तरह होती है, इफ और देन की बात होती है इसमें। यहां पर मैं दोबारा इसको क्लियर कर रहा हूं। डिडक्शन ये जो आपका मफरूजा
सा आपने हाइपोथेसिस जो है कायम किया था, इसको अब यानी इसके मुतल्लिक कियास राय करनी है कि अगर जो है फॉर एग्जांपल जैसे आगे पढ़ेंगे ये रीजनिंग होती है, रीजनिंग। फॉर एग्जांपल एक मैं मिसाल दे रहा हूं कि एक आदमी ने जो है देखा है न्यूक्लियस देखा है प्लांट सेल के अंदर, तो उसने कहा कि प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, इसका मतलब है सारे के सारे प्लांट सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस। इसी तरह अगर उसने बहुत से प्लांट्स को जो है वो देखा है, उसके न्यूक्लियस को उसने ऑब्जर्व किया है, सबके जो है वो क्या था, सेंटर में न्यूक्लियस था, तो उसने एक और सेल को देखा, उसके अंदर भी क्या था, प्लांट सेल को देखो, तो उसने कहा कि ये सारे के सारे प्लांट्स जो है उसमें न्यूक्लियस था, इसका मतलब है ये भी क्या है, प्लांट सेल है। यानी ये रीजनिंग है, ये टू टाइप है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है ये आपको लेकर जाती है इंडक्टिव। इंडक्टिव रीजनिंग आपको स्पेसिफिक से जनरल की तरफ लेकर जाती है, यानी खास से आम की तरफ लेकर जाती है, जबकि ये डिडक्शन जो होती है ये जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ जाती है। अब इसकी मिसाल आपको देता हूं इंडक्टिव की भी और डिडक्टिव की। यहां से प्लांट सेल को लेते हैं, एक आदमी है उसने एक प्लांट सेल को देखा है, कोई खास जो था बरासिका था, उससे देखा है कि प्लांट सेल के इर्द गिर्द जो था क्या था, सेल वॉल थी, वाज़ेह उसको नजर आ गई, एक आउटर मोस्ट। उसने कहा कि इफ बरासिका प्लांट्स है सेल वॉल एंड आउटर मोस्ट लेयर, देन ऑल प्लांट शुड हैव सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर, यानी उनकी जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। यहां से हम जा रहे हैं स्पेसिफिक से जनरल की तरफ। इसके अलावा अगर उसने मुख्तलिफ जो है प्लांट्स को ऑब्जर्व किए हैं और उसने देखा है कि आउटर मोस्ट लेयर जो है वो क्या थी, सेल वॉल थी, तो उसने कहा कि उसने ब्रासिका का, जिसको पता नहीं था कि ये ब्रासिका जो है वो क्या है, उसने देखा कि ये एक जो है सारे के सारे प्लांट्स जो है उनके क्या था, आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल थी, तो क्योंकि इस प्लांट के आउटर मोस्ट जो है सेल वॉल है, इसका मतलब ये भी क्या है, एक प्लांट है। एक स्पेसिफिक जनरल से स्पेसिफिक की तरफ है। इसी तरह ये रीजनिंग जो है या तो खास से आम की तरफ लेकर जाती है और या आम से खास की तरफ लेकर आती है। इसके अलावा एक और इसकी कि ऑल प्लांट सेल हैव न्यूक्लियस, ऑल प्लांट सेल हैव न्यूक्लियस। अब इफ और देन की डिडक्शन की बात करते हैं। इफ ऑल प्लांट सेल हैव अ न्यूक्लियस, then a nucleus will be observed in each cell of the blade of grass under the microscope। तो एक बायोलॉजिस्ट है वो कहते हैं कि सारे के सारे प्लांट सेल जो है उनमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। तो उसने कहा है कि फिर इसका मतलब है कि जितने भी ग्रास जो है, ग्रास उसके हर लीफ के हर सेल के अंदर जो है वो क्या होगा, न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो हर प्लांट के अंदर मौजूद होता है, यानी इफ और देन, अगर और फिर। तो इसी तरह हम मलेरिया में भी पढ़ेंगे, तो वो बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि इफ प्लाज्मोडियम आर कॉज ऑफ मलेरिया, देन ऑल मलेरियन पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अगर मलेरिया जो है उसकी वजह प्लाज्मोडियम है, तो इसका मतलब है कि सारे जितने भी मरीज हैं मलेरिया के, उनके खून के अंदर क्या चीज शामिल होगी, प्लाज्मोडियम जरूर शामिल होगी। तो ये डिडक्शन होती है और इनको बनाया जाता है, ये हाइपोथेसिस की बुनियाद पर इनको कायम किया जाता है। अब इन चीजों को, हाइपोथेसिस को साबित करने के लिए, ये डिडक्शंस को साबित करने के लिए, यानी आया जो आपका फर्स्ट आंसर है वो सही है या गलत है, तो फिर सबसे जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो बायोलॉजिकल मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो क्या है, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है, एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट पेयर्स को परफॉर्म करने के लिए दो ग्रुप बनाए जाते हैं, एक तो होता है एक्सपेरिमेंट ग्रुप और एक तो होता है कंट्रोल ग्रुप। तो एक्सपेरिमेंट ग्रुप वो होता है जिसके मतलब आपने दोनों को सेम कंडीशन में रखा जाता है, सिर्फ उस कंडीशन के जिसको आपने चेक करना है। कैसे चेक करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करना है कि वो फोटोसिंथेसिस के लिए लाजमी है। तो क्या करेंगे हम,
दो प्लांट्स जो है उनको सेम कंडीशन देंगे। ये जो कंट्रोल है, ये आपका प्लांट जो है हमने गमले में लगाया हुआ है, इसको हमने क्या किया, इसको सेम कंडीशन हमने दी है, आपका प्लांट ये लगा हुआ है और ये ओपन इसी तरह खुला छोड़ा हुआ है। हमने इसको बराबर मिकदार में क्या मिल रही है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड इसको मुयस्सर हो रही है। इसके अलावा हमने एक और जो है यानी ये प्लांट लगाया हुआ है। अब हमने चूंकि ये एक्सपेरिमेंट ग्रुप है, इसको हमने टेस्ट करना है कि आया वो कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए या नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, इस प्लांट को ऊपर से प्लास्टिक के साथ क्या किया, कवर किया, ताकि इसको कार्बन डाइऑक्साइड मुयस्सर ना हो। बाकी कंडीशन सेम है, इसको भी पानी दे रहे हैं, इसको भी लाइट दे रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप दोनों रखे जाते हैं। एक्सपेरिमेंट ग्रुप को सिर्फ जिस चीज को हमने चेक करना है मास वाइज के, बाकी सारी चीजें क्या होती हैं, सेम होती हैं। अब अगर हम चेक करें तो देखेंगे ये जो है ये मुरझा जाएगा, ये जो है ये खराब हो जाएगा, ये ठीक रहेगा। इसलिए हमें पता चला कि ये इसके लिए बाकी चीजें जो इसको प्रोवाइड हो रही थी साइड में ये था, इसके अलावा इसको न्यूट्रिएंट्स भी मुयस्सर हो रहे थे, इसको पानी भी मुयस्सर हो रहा था, इसको लाइट भी मुयस्सर हो रही थी। लेकिन सिर्फ मसला ये था कि इसको हमने कौन सी चीज प्रोवाइड नहीं की, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये विल्ट हो गया, ये खराब हो गया। इसके मुकाबले में ये हेल्दी था। तो जो हम कंट्रोल ग्रुप है वो हेल्दी ग्रुप होते हैं, वो उसमें हेल्दी पर्सन होते हैं। अगर हम पेशेंट्स की बात करें, हम एक ब्लड सैंपल ले रहे हैं, एक तरफ हमारे पेशेंट्स हैं, एक तरफ हेल्दी ग्रुप है, तो हम चेक कर रहे हैं ऐसी कौन सी चीज है जो आपके यानी एक नॉर्मल जो हेल्दी शख्स है उसके अंदर है और दूसरे में नहीं है। तो हम दोनों का जो है सैंपल लेंगे, हेल्दी पर्सन का भी और जो आपका बीमार आदमी है उसका भी लेंगे। तो हम उनके ब्लड सैंपल चेक करेंगे कि आया जो एक शख्स बीमार है, जो सिक है, उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो यानी हेल्दी ग्रुप में नहीं है। तो इस तरह ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की जाते हैं। अब एक्सपेरिमेंट के बाद जो नेक्स्ट होती है, यानी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की जाते हैं और उसका डेटा नोट किए जाते हैं, मुशाहिदात उसके नोट किए जाते हैं, ऑब्जर्वेशन। तो उसके बाद जो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, आपका डेटा आपके पास आ जाते हैं, ऑब्जर्वेशन को नोट कर लेते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो है आपकी कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। तो कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग में जो आपका डेटा आ जाता है आपका, उसको आप यानी एनालिसिस करते हैं, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज को अप्लाई करते हैं, मैथमेटिकल फार्मूला को इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी जांच पड़ताल करके आखिरकार आप उस जो आपका जो यानी रिजल्ट आ जाते हैं उसको एक यानी उसको लिखते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं उस पर एक, और उसको डिफरेंट सेमिनार में आप यानी डिफरेंट साइंटिस्ट के सामने उसको प्रेजेंट करते हैं और उसको मुख्तलिफ जो जर्नल होते हैं उनमें पब्लिश करते हैं। तो ये सारा जो है आखिर में आ जाता है कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। तो स्टूडेंट्स ये सारी का सारा था बायोलॉजिकल मेथड। इंशाल्लाह हम इसी को डिटेल के साथ आपको ये सारे स्टेप ये सही समझ जाएंगे अच्छी तरह जब हम इसकी एग्जांपल, एक मलेरिया जो आपका पुराने ज़माने में एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था, जो यानी बहुत ज़्यादा लोग उससे मर गए थे जब तक उसका इलाज दरियाफ्त न हुआ था। तो हम उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को इन स्टेप के जरिए पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ये सारे स्टेप पे बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम जो है वो यानी ये जो मलेरिया वाले बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, इसको कैसे जो है स्टेप को सवाल करते हुए उसको सॉल्व किया गया पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।